Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस, और इस चैप्टर में भी हम लोग इसका मेजर पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो आइए, आज हमें देखना है यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। सो लेट्स स्टार्ट। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। देखो, रेगुलेशन मतलब क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी के फंक्शंस को अल्टर करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करने के समय पर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है विगरस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। उन मसल्स को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो फास्टर मिलनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा काम कर रही है इस समय पर, है ना। अब ब्लड सप्लाई फास्टर चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई भी फास्टर चाहिए, तो ऑक्सीजन सप्लाई फास्टर करने के लिए क्या करेंगे? ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएंगे, ठीक है। ब्लड सप्लाई भी फास्टर चाहिए, तो हार्ट के थ्रू होने वाला जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो पंपिंग है, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो सारी एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट थी तब अपनी बॉडी ने क्या किया? मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज को इंक्रीज कर लिया। अब हमारा दौड़ने का काम हो गया, फिर हम बैठ गए, तो अब जो भी एक्टिविटीज अपनी बॉडी में बढ़ी हैं, क्या वो कंटिन्यूस रहेंगी इस तरीके से? नहीं। जो हमारी हार्ट रेट थी वो नॉर्मल हो जाएगी, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो जरूरत पड़ने पर किसी चीज को हमने बढ़ाया और फिर जरूरत खत्म होने पर हमने उस चीज को वापस से बैक टू नॉर्मल कर दिया। इस चीज को क्या कहा जाएगा? रेगुलेशन करना। क्या बोलेंगे इसे अपन? रेगुलेशन करना, ठीक है। तो अब रेगुलेशन करवाना है अपने को कार्डियक एक्टिविटीज का, तो हम यहां पर कहते हैं कार्डियक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड। कार्डियक एक्टिविटीज में भी कौन सी कार्डियक एक्टिविटीज? नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे अभी हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली काम कर रहा है, तो नॉर्मल जो कार्डियक एक्टिविटीज है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है? आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। कैसे रेगुलेट होती है? इंट्रिंसिकली, मतलब बाय सम काइंड ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। यानी कि इंट्रिंसिकली का मतलब है खुद से कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते होंगे जो रेगुलेशन करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी जो बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, दे आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड। अब ऑटो रेगुलेटेड की अगर बात कर दी है तो ऑटो रेगुलेशन कौन करवाएगा? ऑटो रेगुलेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे नोडल टिश्यूज, ठीक है। और नोडल टिश्यूज में भी ऑटो रेगुलेशन कौन करवाएगा? ऐसे नोड करवाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? ऐसे नोड कैसा है? ऐसे नोड सेल्फ एक्साइटेटरी है। कैसा है ऐसे नोड? सेल्फ एक्साइटेटरी है, ठीक है। और सेल्फ एक्साइटेटरी है और साथ में ये क्या कर रहा है? एक्साइटमेंट लाकर, ये एक्साइटमेंट लाकर एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन करवाता है। क्या करवाता है? ये एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन करवाता है। और जितना अच्छी तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जितने बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उतने बार हार्ट जो है वो कार्डियक साइकिल परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जितने बार हमारी कार्डियक साइकिल परफॉर्म होगी, मतलब वो क्या है? हमारी हार्ट रेट है, और उसी अकॉर्डिंग क्या जनरेट होगी? हमारी हार्ट बीट जनरेट होगी, ठीक है। मतलब नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटीज का जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कौन करवा रहा है? नोडल टिश्यूज। और नोडल टिश्यूज में से भी कौन करवा रहा है? ऐसे नोड करवा रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे नोड किसका बना हुआ है? ऐसे नोड इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ऐसे नोड किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल्स का। मतलब एक प्रकार का मस्कुलेचर स्ट्रक्चर है ऐसे नोड, ठीक है। अगर ऐसे नोड एक प्रकार का मस्कुलेचर स्ट्रक्चर है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि मसल्स आर रेगुलेटिंग दी कार्डियक एक्टिविटीज। कह सकते हैं अपन ऐसा कि हमारी जो कार्डियक एक्टिविटीज है, उन कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन कौन करवा रहा है?
मसल्स करवा रही हैं उन कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन, ठीक। दैट्स व्हाई देयरफॉर वी से ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। क्या कहते हैं हम? ह्यूमन हार्ट कैसा है? ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब क्या होता है? देखिए, मायो, द वर्ड मायो वी यूज इज फॉर द मसल्स, ठीक है। जेनिक वर्ड अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं? जेनिक वर्ड इज यूज्ड फॉर द जनरेशन। तो यहां इन दोनों को मिलाकर अपन ने क्या आइडेंटिफाई किया? मसल्स आर जनरेटिंग दी हार्ट बीट। मसल्स क्या जनरेट कर रही है? हमारी हार्ट बीट जनरेट कर रही है। क्लियर है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फ्रॉग, उनका हार्ट कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है उनका हार्ट? न्यूरोजेनिक। मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट की एक्टिविटीज के रेगुलेशन के लिए, हार्ट में हार्ट बीट के जनरेशन के लिए। पर हमारा हार्ट जो है नॉर्मल एक्टिविटीज किससे जनरेट हो रही है? वहां पर नॉर्मल एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है? ऐसे नोड कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद में भी हमारा हार्ट कुछ समय के लिए बीट करता रहता है। क्यों बीट कर रहा है? क्योंकि हार्ट का रेगुलेशन ऐसे नोड करवा रहा है, ऑटो रेगुलेशन हो रहा है हमारे हार्ट की एक्टिविटीज का। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब ये तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर कि नॉर्मल एक्टिविटीज का रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है? अब और क्या रेगुलेशन होता है हमारे हार्ट की एक्टिविटीज का वो देखते हैं हम, ठीक है। देखिए, अब देखते हैं हम नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेशन करवाता है। तो हम बोलते हैं नर्वस रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज, ठीक है। नर्वस रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज, यानी कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन करवाता है उसे अपन कहेंगे नर्वस रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। देखें, हमने कहा हमारी बॉडी में प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम, ठीक। नर्वस सिस्टम में एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन। क्या प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? हमारा ब्रेन। ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है ब्रेन के पार्ट का? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर प्रेजेंट है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंसिस्टेड ऑफ अ सेंटर, उसमें एक सेंटर प्रेजेंट है। उस सेंटर का नाम क्या है? उस सेंटर का नाम है कार्डियो वेस्कुलर सेंटर, ठीक है। क्या नाम है सेंटर का? कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, CVC। अब ये जो कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है, दिस कार्डियोवेस्कुलर सेंटर रेगुलेट्स द कार्डियक एक्टिविटी। ये कार्डियोवेस्कुलर सेंटर जो है वो कार्डियक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। खुद से करेगा क्या? नहीं, किसी चीज की जरूरत होती है। अलोंग विथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, किसके साथ मिलकर ये कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन करवाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ में मिलकर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो अपनी बॉडी के फंक्शंस को ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से रेगुलेट करवाए, उस प्रकार के नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे स्टमक में होने वाला पेरिस्टालसिस, ठीक है। फिर चर्निंग मूवमेंट्स जो होते हैं, ठीक है। हमारी स्मूथ मसल्स के जो मूवमेंट है, हमारा हार्ट कब एक्टिवेट होगा, कब रेगुलेशन हो रहा है हमारे हार्ट में, किस समय पर हार्ट की एक्टिविटीज बढ़ाना है, किस समय पर कम करना है, तो ये सारी चीजें किसे पता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। वो अपने हिसाब से सारी चीजों का रेगुलेशन करवा देता है विदाउट अवर वॉलेंट्री इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है? तो हमने कहा यहाँ पर कि कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन जो है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करवाता है। पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है उसके पास में सिर्फ एक सेंटर है। वो सेंटर अलोंग विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन करवाएगा, ठीक। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें आते हैं दो पार्ट्स। कितने पार्ट्स आते हैं इसमें? दो पार्ट्स।
द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले वाले पार्ट का नाम क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा वाला जो पार्ट है इसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो पार्ट्स है इसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों क्या करते हैं यहाँ पर? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, दिस इंक्रीजेस द एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, ये हार्ट की एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेस द कार्डियक एक्टिविटीज, ये जो बढ़ी हुई कार्डियक एक्टिविटीज होती हैं उन बढ़ी हुई कार्डियक एक्टिविटीज को कम कर देता है। तो सिंपैथेटिक क्या कर रहा है? कार्डियक एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है? कार्डियक एक्टिविटीज को कम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा दी, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज अवर हार्ट बीट को भी बढ़ा देगा ये। ठीक है, और ये कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा देगा। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की जो ताकत है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर ये अपनी कार्डियक एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देगा। ठीक, अब उसके विपरीत ये क्या कर रहा है यहाँ पर? पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक ने क्या किया? हार्ट रेट को बढ़ा दिया। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? जो बढ़ी हुई हार्ट रेट है उस बढ़ी हुई हार्ट रेट को क्या कर देगा? कम। जो बढ़ी हुई हार्ट बीट है उस हार्ट बीट को क्या कर देगा? कम। तो डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन हार्ट बीट। फिर इट विल ऑल्सो डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करेगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है उस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को भी क्या किया इसने? कम कर दिया। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को कम कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ? देयर इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम ने यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का उपयोग करके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का इन्वॉल्वमेंट शो करके हमारी सारी कार्डियक एक्टिविटीज जो है उनका रेगुलेशन करवा लिया। क्लियर है? नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, यानी कि उनका ऑटो रेगुलेशन होता है। ठीक है, और नॉर्मल नहीं है, अगर हमें स्ट्रेस के समय पर कार्डियक एक्टिविटीज बढ़ानी है, इमरजेंसी के समय पर कार्डियक एक्टिविटीज हमारी बढ़ती है, तो इमरजेंसी के समय पर हमारी कार्डियक एक्टिविटीज कौन बढ़ाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी कौन इंक्रीज करेगा? सिंपैथेटिक। ठीक है, तो इमरजेंसी के समय पर काम करने वाला नर्वस सिस्टम होगा सिंपैथेटिक, जो सारी ही कार्डियक एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देगा। और इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होने के बाद बढ़ी हुई हार्ट रेट को नॉर्मल करना है, बढ़ी हुई हार्ट बीट को कम करना है, बढ़े हुए कार्डियक आउटपुट को कम करना है, ये सब काम कौन करवाएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाएगा। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया कि नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से रेगुलेशन करता है। अब नर्वस सिस्टम के अलावा एक चीज और कहती है हमारी बॉडी कि कोई हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। अब ये इतना बाइफरकेट करके मैं आपको क्यों बता रही हूं, जिससे आप एग्जाम के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। नर्वस रेगुलेशन मतलब नर्वस सिस्टम कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन करवाता है, ये हमें जानना है। हार्मोनल रेगुलेशन यानी कि कोई हार्मोन्स भी हैं जो कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन करवाते हैं। अब हार्मोन है तो हार्मोन कहां से आएगा? ग्लैंड से आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ये देखें अपन कि अपनी बॉडी में ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड का नाम है अड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है ग्लैंड का? अड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें ध्यान होगा, अड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है। ठीक है, अब अड्रीनल ग्लैंड जो है इसमें भी एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है एड्रीनल मेड्यूला। क्या नाम होता है इसका? एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला जो है इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इमरजेंसी ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसे? इमरजेंसी ग्लैंड। अड्रीनल मेड्यूला से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं,
कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं? 2। फर्स्ट वन इज नोन एज एड्रेनालिन एंड सेकेंड वन इज नोन एज नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, 2 हॉर्मोन्स हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। कहां से सीक्रेट हो रही है? एड्रिनल मेड्यूला से। एड्रिनल मेड्यूला किसका पार्ट है? एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो हमने क्या दिया? 2 हॉर्मोन्स हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। दीज बोथ हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कार्डियक एक्टिविटीज। ये दोनों हमारी बॉडी में कार्डियक एक्टिविटीज को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ये कार्डियक एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं, जैसे इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन हार्ट बीट, ठीक है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये सब काम कौन करवाते हैं? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन हमने देख लिया यहाँ पर। एक तो नॉर्मल रेगुलेशन है, इंट्रिंसिक जो हो रहा है ऑटो रेगुलेशन, दूसरा नर्वस सिस्टम के थ्रू, और तीसरा हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन कौन से इन्वॉल्व है? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। कहां से सीक्रेट हो रहे हैं? एड्रिनल मेड्यूला से। मेड्यूला किसका पार्ट है? एड्रिनल ग्लैंड का। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया है। देखिए जरा एनसीईआरटी से एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। यस, normal activities of heart are regulated intrinsically, that is auto-regulated by the specialized muscles nodal tissue. Hence the heart is called as myogenic. ठीक है, normal activities nodal tissues control करते हैं. Nodal tissues are made up of muscles. Muscles के थ्रू यहाँ पर ऑटो रेगुलेशन हो रहा है, therefore our heart is myogenic in nature. ठीक है, myogenic वर्ड याद रखेंगे बच्चों, this is very important. ठीक है, now a special neural center in the medulla oblongata. अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? नर्वस सिस्टम पर आ गए हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होने वाला कार्डियक एक्टिविटीज का रेगुलेशन। तो एक स्पेशल न्यूरल सिस्टम है जो मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस। ये कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है, मतलब बदल सकता है, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अकेला नहीं कर सकता, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से ही ये हार्ट की एक्टिविटीज का मॉडरेशन कर सकता है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, पार्ट ऑफ एएनएस। एएनएस का पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होती है सिंपैथेटिक नर्व्स, मतलब नर्व फाइबर है। तो ये जो नर्व फाइबर है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, ये क्या करवाता है? इंक्रीज करवा देता है हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। हार्ट बीट बढ़ाई मतलब हार्ट रेट ऑब्वियसली बड़ी होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? ऐसे न्यूरल सिग्नल्स भेजता है जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक, अड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स, अड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स कौन से वाले हैं? अड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स, द फर्स्ट वन इज एड्रेनालिन एंड द सेकेंड वन इज नॉर एड्रेनालिन। ये दोनों हॉर्मोन्स जो है ये क्या कर रहे हैं? कैन ऑल्सो इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। क्या करते हैं ये भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। अब अपन देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किस पर आ रहे हैं अपन? डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, यस, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अब अपन। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला डिसऑर्डर कौन सा ले रहे हैं हम? हाइपरटेंशन। कौन सा डिसऑर्डर ले रहे हैं अपन इसमें? हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हाइपरटेंशन क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर से जो ज्यादा होता है उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। देखिए, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हमने बोला यहां पर हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन is the blood pressure
which is higher than the normal blood pressure. जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से हायर होता है उसे क्या कहा जाता है? हाइपर टेंशन। अब पहले तो अपन ये देखें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू है 120 टू 80 mmHg। क्या वैल्यू है? 120 टू 80 mmHg। 120 दिस इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कब मेजर किया जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? मेजर्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी समझाऊंगी मैं, है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय पर जो ब्लड प्रेशर अपन मेजर करते हैं दैट इज सिस्टोलिक। अब 80 जो है ये वाला ब्लड प्रेशर कौन सा है हमारा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब मेजर किया जाता है? दिस इज द प्रेशर मेजर्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स्ड सिचुएशन में है उस समय पर जो प्रेशर आता है उसे कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर है? ये तो हमने देख लिया। पर मैडम पहले ये तो आप बता दो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो पहले हम देखते हैं व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर समझने के लिए मैंने आपके लिए यहां पर बना दिया हार्ट। ठीक, क्या बना दिया मैंने? यहां पर हार्ट बना दिया है। ठीक, हार्ट का ये वाला चेंबर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये भी हमें क्लियर है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है क्या? अयोर्टा। तो ये हमने क्या अराइज कर दी? यहाँ पर अयोर्टा अराइज कर दी है। अयोर्टा है। ठीक, अयोर्टा आगे चलकर इस तरीके से छोटी छोटी सी कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये अपन ने क्या बना ली? अयोर्टा आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट हुई, आर्टरीज बनाई, आर्टरीज के बाद में आर्टीरियोल्स बना लिए। इस आर्टरी को हमने बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये एक आर्टरी मैंने बता दी है। अब ये जो आर्टरी है, मान लो जैसे यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, ब्लड पंप होने के बाद में बाहर आया, इन सारी आर्टरीज में गया, इस आर्टरी में भी पहुंचा। ब्लड जैसे ही इस आर्टरी में पहुंचेगा तब इस ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स ने तेजी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड फटाक से बाहर आया। अब बाहर अगर आएगा तो उसको जगह दो फ्लो करने के लिए। आप अगर उसको अप्रोप्रिएट स्पेस नहीं दोगे, छोटी छोटी वेसल्स में उसे कहोगे फ्लो होने के लिए, तो ब्लड क्या करेगा? जो तेजी से झटके से ब्लड आया है वो इस आर्टरी की वॉल्स पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज प्रेशर exerted by blood on the walls of arteries। ठीक है, आर्टरीज के वॉल्स पर जो लगाया जाने वाला प्रेशर होता है, ठीक है, बाय ब्लड। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ब्लड के द्वारा आर्टरीज की वॉल्स पर लगाया जाने वाला प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। क्लियर है? अब अगर यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आप ज्यादा कर दोगे, तेजी से हार्ट को बोल रहे हो पंप करो, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कर दिया, ब्लड तेजी से बाहर जा रहा है, तो जब ब्लड तेजी से बाहर जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, या फिर अगर स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं हुई है, अगर ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो गया है, क्या हो गया है? ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो गया है, तब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, है ना। अभी यहाँ पर ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है। अब अगर मैं आगे चलकर बोल दूं कि ये ब्लड वेसल जो है वो आगे चलकर इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट हो गई है, तो यहाँ पर तो ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला जो प्रेशर अपन मेजर करेंगे वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। क्लियर है? तो ये हमने कह दिया कि जब ब्लड वेंट्रिकल से पंप आउट होकर बाहर आता है तब वो ब्लड जो है वो झटके से बाहर आता है, इसीलिए उस ब्लड के द्वारा आर्टरीज पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, और इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू है 120 टू 80 mmHg। जब ये वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके जब ब्लड को बाहर निकाला होगा उस समय पर ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर 120, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब ये वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, खत्म हो गया इसका कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स कर रहा है ये, उस समय पर अगर यहां हम मेजर करेंगे तब भी ब्लड के द्वारा एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, उसे क्या कहा जाएगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
तो कॉन्ट्रैक्शन में ताकत ज्यादा होगी, उस समय पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे तब वो प्रेशर जो है वो घट गया होगा, तो इसीलिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू कम हो गया। क्लियर? तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर है इतना? ठीक है। नाउ इफ the repetitive checks of blood pressure are up to 140 to 90 mmHg और मोर, अगर किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है उसका रेपिटेटिव चेक, मतलब लंबे समय से अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसका ब्लड प्रेशर 140 टू 90 mmHg अगर आ रहा है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। क्या बोला जाएगा इसको? हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन और कुछ नहीं है, दिस इज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? हाई ब्लड प्रेशर। इफ द प्रोलॉन्ग्ड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर आर मोर देन दी नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर हम लंबे समय से जब ब्लड प्रेशर जो है उसको मेजर कर रहे हैं और वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा आ रहा है, तब हम कहेंगे दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी एंड दैट हाई बीपी इज नथिंग बट दिस इज हाइपरटेंशन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब ये जो हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन could damage our vital organs। ठीक है, हाइपरटेंशन जो है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अवर ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, एंड कुड ऑल्सो कॉज अदर हार्ट डिसीजेस। ठीक है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन को तो नुकसान पहुंचाता भी है, पर उसी के साथ साथ में ये कुछ हार्ट डिसीजेस जो है वो भी करवाता है। क्लियर? तो हाइपरटेंशन कुड डैमेज अवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, बट इट कुड ऑल्सो कॉज अदर हार्ट डिसीजेस। क्लियर हुआ इतना बच्चों? ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर डिसऑर्डर देख लिया है, दैट इज द हाइपरटेंशन। सेकेंड देखिए अब अपन डिसऑर्डर इसमें। सेकेंड डिसऑर्डर कौन सा है? CAD। CAD इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्या है CAD? मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, क्या कहा अपन ने इसे? एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑल्सो कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में? देखिए, देयर इज डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ फैट फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, फैट है, फाइब्रस टिश्यू है। तीसरी चीज कोलेस्टेरॉल एंड कैल्शियम आयन। देखो यहां पर 2F और 2C। ठीक है, F² एंड C²। इन चारों चीजों का जब डिपोजिशन होता है, कहां डिपोजिशन हो रहा है इन चारों चीजों का? इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जब कोरोनरी आर्टरी में इन चारों चीजों का डिपोजिशन होता है, तब कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है एक ब्लॉकेज। ठीक है, दिस लीड्स टू दी ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी क्या है? ये वो ही आर्टरी है जो हार्ट की वॉल्स को ब्लड सप्लाई कर रही थी। ठीक है, ब्लॉकेज हो गया कोरोनरी आर्टरी में, दिस ब्लॉकेज इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। इस ब्लॉकेज को क्या कहा जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, तो सीधी सी बात है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब कोरोनरी आर्टरी में फैट, फाइब्रस टिश्यू, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, ये जम जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है इसका, और एक्यूमुलेशन होने के बाद में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ब्लॉकेज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ब्लॉकेज के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर है? ठीक, अब इसी की वजह से एक और समस्या उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। क्या कहा जाता है इसे? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, अब एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है?
दिस इज अक्यूट चेस्ट पेन। क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस? एक्यूट चेस्ट पेन, तेजी से चेस्ट पेन होना, दिस इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये जो एक्यूट चेस्ट पेन है कब हो सकता है? कुड ऑकर इन मेल एंड फीमेल बोथ ड्यूरिंग मिडिल एज। ठीक है, मिडिल एज जो मेल और फीमेल्स होते हैं उनमें होने की संभावना ज्यादा है। ठीक, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, डिपोजिशन हुआ यहां पर, डिपोजिशन इन कोरोनरी आर्टरी। जैसे ही कोरोनरी आर्टरी में अगर डिपोजिशन हुआ तो हमने बोला इन कॉन्सिक्वेंस विद दैट, उसके एज ए रिजल्ट क्या हुआ यहां पर कि डिपोजिशन अगर कोरोनरी आर्टरी में हो गया तो आगे वाली जो हार्ट की मसल्स हैं उन्हें ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो गई। ठीक है, तो हमने कहा डिपोजिशन हुआ कोरोनरी आर्टरी में, ड्यू टू विच ब्लड सप्लाई, ड्यू टू विच ब्लड सप्लाई टू दी वॉल ऑफ हार्ट गेट reduced। जो हार्ट की वॉल्स को ब्लड सप्लाई मिल रही थी वो ब्लड सप्लाई कम हो गई। जब ये ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तब क्या होगा? पेन इन चेस्ट। ब्लड सप्लाई कम कर दोगे अपने बॉडी पार्ट्स में तो क्या होगा? दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा। एंड दिस पेन इज टर्म्ड एज एंजाइना। ठीक है, इसी पेन को क्या बोला जाता है? एंजाइना। आया इतना समझ में? ठीक है, देखो एक बार एनसीईआरटी से देखें अपन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, है ना। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। ठीक, इन दिस मेजरमेंट 120 इज सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर, जब वेंट्रिकल पंप करेगा तब आएगा 120, एंड डायस्टोलिक इज 80 mmHg, that is during the resting pressure. ठीक, if repeated checks of any person's blood pressure is 140 to 90, then that person is suffering from the hypertension. High blood pressure leads to the heart disease which also affects our vital organs like brain and kidney. ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है? कैट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल। उन वेसल्स को अफेक्ट करती है जो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट, इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। 2 सी है और 2 एफ है, which makes the lumen of arteries narrower। डिपोजिशन होने की वजह से आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाएंगी या फिर ब्लॉकेज बन जाएगा। Angina is called as angina pectoris, a symptom of acute chest pain when no enough oxygen is reaching to the heart muscles। Enough oxygen heart की मसल्स तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि ब्लॉकेज आ गया है, तो ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी। ब्लड सप्लाई अगर नहीं जा पाएगी तो उसकी वजह से हार्ट जो है उसकी मसल्स दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। देखो, ये हार्ट की मसल है हमारी, ठीक है, इस हार्ट की मसल को मान लो हमें ब्लड सप्लाई करना है, तो ये मैंने बना दिया कि ये हार्ट की मसल है और ये हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करने के लिए ये वाली आर्टरी जो है वो प्रेजेंट थी। येलो वाली क्या बना ली मैंने? ये हो गया हमारी आर्टरी। ठीक है, अब ये आर्टरी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया? ब्लॉकेज आ गया। तो ब्लॉकेज अगर आ गया तो इस वाले पार्ट को जो मिलने वाली ब्लड सप्लाई थी वो रिड्यूस हो गई। ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुई, ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हुई, न्यूट्रिएंट सप्लाई रिड्यूस हुई, हमारी मसल को खाना नहीं मिल रहा। खाना नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगी? बताएगी हमको। कैसे बताएगी? पेन रिसेप्टर से बताती है। ठीक है, तो जहां पर ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी वो वाला पार्ट आपका पेन करने लगता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हुई तो यहाँ पर हार्ट की मसल्स में दर्द होने लग गया। ये मेन और विमेन दोनों में हो सकता है, किसी भी एज में, पर मोर कॉमनली होता है ड्यूरिंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। ठीक है, जो मिडिल एज और एल्डरली लोग होते हैं उनमें ये समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है। इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ये इस वजह से होता है क्योंकि ब्लड फ्लो अफेक्ट हो गया है। और ब्लड फ्लो कैसे अफेक्ट हुआ है? क्योंकि बीच में क्या बन गया? यहाँ पर ये इस तरीके का ब्लॉकेज बन गया। तो ब्लॉकेज बनने की वजह से ब्लड फ्लो हमारा अफेक्ट हो गया। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लें अब अपन इसमें अगला वाला डिसऑर्डर कौन सा? हार्ट फेलियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिसऑर्डर इज हार्ट फेलियर। देखो,
फेल होना मतलब क्या होता है? जो काम हमें दिया गया है वो काम हम ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए क्या हुआ, हम फेल हो गए। हार्ट का काम क्या था? पंपिंग करना। पंप अगर नहीं करेगा तो हार्ट जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स की जो नीड है उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा, मतलब इनफ ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा नहीं पाएगा, तो हार्ट अपना काम करने में असमर्थ रह गया है, इसलिए आप क्या बोलोगे कि हार्ट फेल हो गया है। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। वैसे ही हार्ट अगर पंपिंग नहीं करेगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और मजेदार लाइन है। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली। पंप तो कर रहा है पर इफेक्टिवली नहीं कर रहा है। जैसे आप कहते हो मैं पढ़ तो रहा हूं पर नंबर नहीं आ रहे, इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहे, नंबर नहीं आ रहे, इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है, तो इट विल नॉट बी इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ अवर बॉडी, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा कि आप अपने बॉडी पार्ट्स की जो नीड है उसको पूरा कर सको। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या बोला? हार्ट फेलियर, दिस इज द कंडीशन, this is the condition when heart is not pumping the blood effectively। जब हार्ट जो है वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर रहा है टू इनफ to fulfill the requirements of our body। ठीक है, इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा तो इनफ ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हमने बोला कि यहां पर हार्ट इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, अपने बॉडी पार्ट्स को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई हार्ट गॉट फेल्ड, हार्ट फेलियर हो गया यहां पर। ठीक है, अब हार्ट फेलियर तो हो गया, समटाइम्स दिस हार्ट फेलियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, समटाइम्स it is also called as congestive heart failure। क्या कहा जाता है इसे? This is also called as congestive heart failure। अब congestive heart failure इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि congestion in lungs is one of the main symptom। क्या लिखा है मैंने यहां पर? one of the main symptoms of heart failure। हार्ट फेलियर का जितने भी सिम्टम्स हैं उनमें से एक सिम्टम क्या है? कंजेशन इन लंग्स। हमारे लंग्स में भर गया है पानी, म्यूकस फिल हो गया है। ठीक है, ये एल्वेलाई बनाई मैंने, इस एल्वेलाई में क्या फिल हो गया है? म्यूकस। ठीक, भर गए हमारे लंग्स, कंजेशन हो गया लंग्स के अंदर। कंजेशन अगर हो जाएगा तो हमारे लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर रिड्यूस हो गया तो नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाएगा, या अपन बोल दें कि गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगा, तो रेड्यूस्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज अगर कम होगा तो हम बोलेंगे देयर विल बी लेस ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम होगी। ब्लड में ही अगर ऑक्सीजन कम है तो हार्ट के पास भी कम ऑक्सीजन पहुंचेगी। ठीक है, ब्लड में ही ऑक्सीजन कम है ना, तो हार्ट की वॉल्स को भी तो कम ऑक्सीजन मिलेगी। हार्ट की वॉल्स की जो मसल है उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, तो फिर वो कैसे पंप करेगी, है ना? कैसे वो इफेक्टिवली हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पूरी जान से पंप करेगी, क्योंकि उसके पास ही खाना नहीं है। तो जब उसी को फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो फिर वो पंप करके अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करेगी? इसीलिए हम कहते हैं कंजेशन इन लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर। क्लियर? बट दिस हार्ट फेलियर is different from
कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अब हार्ट फेलियर अलग होता है, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है और हार्ट अटैक अलग होता है बच्चों। हमें क्या लगता है, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक सब एक ही है, सब अलग अलग है। कार्डियक अरेस्ट व्हेन आवर हार्ट सडनली स्टॉप्स टू बीट, हमारा हार्ट जो है वो सडनली धड़कते धड़कते रुक गया। आप लोगों ने बच्चों कई बार ऐसे केसेस सुने होंगे कि कोई एक पर्सन डांस कर रहा था, शादी में डांस करते करते उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, डेथ हो गई उसकी। जिम में कुछ पर्सन थे, अचानक से उसकी बॉडी में कुछ हुआ कि वो चलते चलते एक्सरसाइज करते करते गिर गया, सडनली लीड्स टू डेथ। ये क्या है, कार्डियक अरेस्ट है। अब इसके क्या रीजंस है, बहुत सारी स्टडीज इस पर चल रही है कि कार्डियक अरेस्ट के इतना सडन आने के पीछे क्या रीजंस है, जो यंगर एज के लोगों को भी आ रहे हैं। ठीक, तो जब हमारा हार्ट सडनली बीट करना स्टॉप कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक अरेस्ट। एंड हार्ट अटैक क्या होता है, व्हेन देयर इज नो इनफ ऑक्सीजन सप्लाइड टू दी मसल्स ऑफ हार्ट। जब हार्ट की मसल्स को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो जब हार्ट की मसल्स को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, देन दे विल बी डैमेज्ड, तब हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो हार्ट की मसल्स डैमेज हो रही है क्योंकि हार्ट की मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज द हार्ट अटैक, एंड हार्ट अटैक इज ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इनफार्क्शन। क्या बोला जाता है इसे, मायोकार्डियल इनफार्क्शन। क्लियर है, तो डैमेज टू दी हार्ट मसल्स ड्यू टू द रेड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई रेड्यूस हो जाएगी तब हार्ट की हमारी जो मसल्स है उन्हें डैमेज होने लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ठीक, एक बार एनसीईआरटी देख लें हम इसमें। देखिए, हार्ट फेलियर means the state of heart when it is not pumping the blood effectively enough to meet the needs of our body। हमारी बॉडी की जो इच्छाएं हैं, सॉरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारा हार्ट अगर इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है, तब उसकी वजह से जो डिसीज होगी दैट इज हार्ट फेलियर। It is sometimes called as congestive heart failure because congestion of lungs is one of the main symptoms of this disease। इस disease का main symptom क्या है, congestion in lungs। Heart failure is not as same as the cardiac arrest। Heart failure और cardiac arrest जो है वो दोनों सेम नहीं होते। When the heart stops beating, that is cardiac arrest। and heart attack क्या होता है, when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply। जब हमारी हार्ट की मसल्स को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही होगी, तब हमारी हार्ट की मसल्स जो है उन्हें डैमेज हो जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज दी हार्ट अटैक। क्लियर है, ठीक है। चलिए एक बार हम इसकी समरी भी देख लेते हैं। समरी में वैसे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार हम देख लें। वर्टिब्रेट्स सर्कुलेट द ब्लड, अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट द इसेंशियल सब्सटेंसेस टू दी सेल्स। ठीक है, इसेंशियल सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाने के लिए, वेस्ट को कैरी करने के लिए, और वहां पर हमको एक फ्लूइड की जरूरत होती है जिसे अपन कहते हैं ब्लड। ठीक है, अब एक और फ्लूइड जो है वो हमें रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनट, यस, ठीक है। अनदर फ्लूइड लिम्फ is also used for the transport of certain substances। दूसरे substances के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ती है, लिम्फ की। Blood comprises of fluid, matrix, plasma and formed elements। Red blood cells, white blood cells and platelets, which are also called as thrombocytes, consist of the formed elements। ठीक है, blood of humans are grouped into A, B, AB and O system based upon the presence or absence of the two surface antigen। दो सरफेस एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर चार टाइप के ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ, ए एंड ए बी ऑन दी आरबीसी। Another blood grouping is also done based on the presence or absence of the another antigen called as the rhesus factor और RH antigen on the surface of RBC। दूसरा एंटीजन जो RBC के सरफेस पर प्रेजेंट है। The spaces between the cells in the tissues
contain a fluid derived from the blood called as tissue fluid. ठीक, सेल्स और टिश्यू के बीच में जो स्पेस होती है वहां पर भी एक फ्लूइड आता है, उस फ्लूइड का नाम है टिश्यू फ्लूइड. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज द lymph and is almost similar to blood except for protein content and the formed elements. उसमें प्रोटीन नहीं होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते हैं और उस फ्लूइड को लिम्फ कहा जाता है. All vertebrates are and few invertebrates have a closed circulatory system. जैसे एनिलिड्स में closed circulatory system है. Our circulatory system consists of muscular pumping organ which is called as heart, network of vessels and a fluid blood. Heart has 2 atria and 2 ventricles. Cardiac musculature is auto-excitable. ये भी हमें मालूम है. Sinoatrial node generates the maximum number of action potential per minute, 70 to 75. And therefore it sets the pace of the activities of heart. इसीलिए वो हमारे हार्ट की एक्टिविटीज की पेस को सेट करता है, called as pacemaker. ठीक है, hence it is called as the pacemaker. The action potential causes the atria and then the ventricles to undergo contraction. Action potentials अगर generate होंगे तो atria और ventricle contract होंगे, called as systole, followed by the relaxation that is the diastole. The systole forces the blood to move from the atria to the ventricles. Systole जो है वो क्या करवाता है, एट्रिया अगर सिस्टोल होंगे तो ब्लड का मूवमेंट होगा फ्रॉम एट्रिया टू दी वेंट्रिकल्स. ठीक, फिर from atria to the ventricles and to the pulmonary artery and the aorta. The cardiac cycle is formed by the sequential events of heart which is cyclically repeated and called the cardiac cycle. हार्ट में होने वाले जो सिक्वेंशियल इवेंट है जो साइक्लिकली रिपीट होते हैं उन्हें कार्डियक साइकिल कहा जाता है. ठीक, अ हेल्दी पर्सन शोज 72 सच साइकिल्स पर मिनट. हेल्दी पर्सन में एक मिनट में कितनी साइकिल्स रन होती है, 72. About 70 ml of blood is pumped out by each ventricle during a cardiac cycle. ठीक है, एक वेंट्रिकल के द्वारा 70 ml ब्लड जो है वो एक कार्डियक साइकिल में बाहर निकाला जाता है, पंप आउट किया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम और बीट वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है, बीट वॉल्यूम है. Volume of blood pumped out by each ventricle of heart per minute is called as cardiac output and it is equal to the product of stroke volume and heart rate approximately 5 liters. ठीक है, जब हम अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पर मिनट या हार्ट बीट पर मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग द 1 minute. ठीक है, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज अपन बॉडी के सरफेस से रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दैट इज अ मशीन एंड द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम व्हिच इज ऑफ द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. मशीन ग्राफ है और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है दैट इज ग्राम. ठीक, वी हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 2 सर्कुलेटरी पाथवेज जिनके नाम है पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक. The pulmonary circulation starts by the pumping of deoxygenated blood by the right ventricle. Start कहाँ से हो रहा है, right ventricle से, which is carried to the lungs where it is oxygenated and returned to the left atrium. खत्म कहाँ हो रहा है, left atria पर. Systemic circulation start कहाँ से हो रहा है, pumping the oxygenated blood with the left ventricle. कहाँ से start हो रहा है, left ventricle से, to the aorta which is carried to all the body tissues and deoxygenated blood from there collected by the veins and returned to the right atrium. कहाँ खत्म हो रहा है, right atria पर. Though the heart is auto-excitable, its function can be moderated by neural and hormonal mechanism. ठीक है, मैंने आपको बताया न्यूरल मैकेनिज्म टू कंट्रोल द कार्डियक एक्टिविटीज एंड हार्मोनल मैकेनिज्म टू कंट्रोल द कार्डियक एक्टिविटीज. क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है. ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे with the next chapter in our line that is excretory products and their elimination. ठीक है, till then क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन याद कर लीजिए एंड गुड लक.